हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो बच्चे आज हमारी थर्ड वीडियो है इंडियन इकोनॉमी ऑन एव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर की। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी हम बुक कर रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स में। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, इस टॉपिक में पढ़ना है इंडस्ट्रियल सेक्टर। जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे रूल करके गया था, जिस टाइम पे इंडिया को फ्रीडम मिली थी, उस टाइम पे हमारी एग्रीकल्चर कैसी थी वो हमने वीडियो 1 एंड वीडियो 2 में कवर कर लिया। लेकिन उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्री कैसी थी उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारी उस टाइम पे इंडस्ट्री थी वो दो कैटेगरी में डिवाइड थी। एक कैटेगरी थी हैंडीक्राफ्ट, जहाँ पे हम लोग हमारी इंडस्ट्री के बारे में, मतलब कि हम लोगों ने खुद की डेवलप की हुई इंडस्ट्री थी। ठीक है, दूसरी मॉडर्न इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टेबल दिखा देता हूँ कि बिफोर ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों के इंडिया में आने से पहले, जिस टाइम पे उन्होंने अभी इंडिया पे राज करना शुरू नहीं किया था, उससे पहले क्या था हमारे पास जो इंडस्ट्री थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या फिर इंडियन प्रोडक्ट। हैंडीक्राफ्ट वो थी जो हमारे लोग हाथ से कुछ, मतलब कि थ्रेड वगैरह जो बनाते थे, ठीक है, दरियाँ चादरें वगैरह वो बनाते थे, तो उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होती थी। हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस था। ठीक है, अभी भी हमारा लुधियाना से कपड़ा पूरे इंडिया में घूमता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कपड़ा हमारे लुधियाना में बनता है। मीन टू से हमारी इंडस्ट्री में जो हैंडीक्राफ्ट या फिर इंडियन प्रोडक्ट, इन दोनों की डिमांड ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन आफ्टर ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हुआ, जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट था उसकी डिमांड कम हो गई, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था उसकी डिमांड कम हो गई। अब देखिए, जैसे कि आप लोग हो, आपने डिमांड तो करनी ही करनी है। अगर आप मेरे पास नहीं पढ़ोगे, आप किसी और के पास जाके पढ़ना शुरू कर दोगे। तो अगर आप लोगों ने इनकी डिमांड बंद कर दी तो किसकी डिमांड की है आपने? ब्रिटिश प्रोडक्ट की, जो कि ब्रिटेन से बन के आता था इंडिया में। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया होगा थोड़े ही टाइम में कि हमारे ही लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन के प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि जो भी अंग्रेज़ सोचते थे वो बड़े सिस्टम के साथ चलते थे। उन्होंने सिस्टमेटिक ऐसी प्लानिंग की कि हमारे लोग हमारे प्रोडक्ट से टूट गए और उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। वो क्यों किया, कैसे किया, वो इन पॉइंट्स में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। अंग्रेज़ों ने क्या किया, सबसे पहले तो हमारे हैंडीक्राफ्ट को तोड़ मरोड़ दिया। उनका कारण यही था कि अगर उन्होंने इंडिया पे लंबे टाइम के लिए राज करना है, रूल करना है, तो हमारे लोगों को उनकी ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। मतलब कि हम लोग जब तक गरीब रहेंगे तब तक उनके अंडर काम करेंगे। जब से हम लोग अमीर हो जाएंगे, हमारे पास अच्छे पैसे आ जाएंगे, हमारा खुद का बिजनेस सेट हो जाएगा, फिर हमें उनकी ज़रूरत नहीं होगी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि सिस्टमेटिकली हमें कैसे गरीब किया जाए, तो उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को कैसे डिके किया, कैसे गिरा दिया। देखो, अंग्रेज़ों ने इसके लिए कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ बनाई। जो सबसे उनकी पावरफुल पॉलिसी थी वो क्या थी? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स लगा देना। एक दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे कि सपोज कर लो मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट हूँ और आप लोग इंडियन हो, मैंने आप लोगों के साथ एक मीटिंग की। मैंने बोला, क्या यार आप लोग मेरे देश में जब बिज़नेस लेके आते हो, मैं आपके देश में बिज़नेस लेके जाता हूँ, तो हम एक दूसरे के ऊपर टैक्स लगाते हैं ना? आपने बोला यस बिल्कुल। तो मैंने बोला टैक्स लगा के ये जो प्रोडक्ट था आपका वो महंगा हो जाता है, नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट ऐसे महंगा। तो आप लोगों ने बोला ठीक है सर। फिर मैंने बोला आप मेरे देश में कभी भी अपना सामान बेचने के लिए आओ, मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। जब मैं आपके देश में सामान लेने आऊँगा तो आप भी मुझे टैक्स मत लगाना। तो इंडियन लोगों ने मतलब कि नाचना गाना शुरू कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी अचीवमेंट है, हमें टैक्स फ्री मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। ये सिक्के का पहला पहलू था। दूसरा पहलू ये था कि हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस था ही नहीं जो हम दूसरे देशों तक फैला सके। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने इस पर अपना बेनिफिट निकाला। कैसे बेनिफिट निकाला उन्होंने क्या किया, इंडियन प्रोडक्ट जो भी हमारे इंडिया का रॉ मटेरियल था वो ब्रिटेन में बेचना शुरू कर दिया। तो वो हमारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा रहा है, टैक्स फ्री होके जा रहा है। ठीक है, फिर उसी से फाइनल प्रोडक्ट बन के इंडिया में वापस आने लग गया, फिर से टैक्स फ्री होने लग गया। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। मैं जैसे बोलता हूँ कि सपोज कर लो यहाँ पे गुरवीर बैठा है, एग्जांपल काफ़ी अच्छी है। मैंने गुरवीर को बोला कि गुरवीर आपके घर में एक गिलास पानी मिलेगा? इसने बोला सर बिल्कुल है, मैं अभी ला देता हूँ। मैंने बोला चलो ला दो यार, शुक्रिया। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने इसको बोला कि एक चम्मच चीनी भी ला दो, शुगर। इसने बोला सर क्या बात है, वो भी ला देता हूँ। फिर मैंने बोला अगर एक चुटकी नमक होती तो काफ़ी अच्छा होता। बोला सर नमक क्या है, जब इतना कुछ आ गया नमक मिला देता हूँ।
फिर मैंने जाते टाइम बोला बात सुनो, एक नींबू भी ले आना, लेमन भी ले आइए। अब मेरे पास 3-4 चीज़ें होगी। मैंने उस गिलास में नींबू निचोड़ा, शुगर साल्ट को मेल्ट किया, ठीक है, मिला के बोला मेरे पास शिकंजवी है, गुरु शिकंजवी पियोगे? उसने बोला सर हाँ जी। मैंने बोला निकाल 10 रुपये। अब उसी का रॉ मटेरियल मैंने उससे मांग लिया, ठीक है, तो सस्ते रेट पे मेरे पास आ गया और मैं उसको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो जो रॉ मटेरियल है या तो वो सस्ते रेट पे बिकेगा या फिर वो रॉ मटेरियल कॉस्टली रेट पे बिकेगा, ठीक है। जब हम उसको बेचने की बात कर रहे हैं, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी या इंडियन गवर्नमेंट थी, टैक्स लगाने के बाद वो प्रोडक्ट कॉस्टली होता था। लेकिन अब तो जो ब्रिटेन का प्रोडक्ट है वो इंडिया में सस्ते रेट पे आ रहा है। अब वैसा एक प्रोडक्ट इंडिया में पहले से भी मिल रहा है, तो अब दोनों का रेट सेम हो गया, ठीक है ना, टैक्स ना लगने की वजह से। मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि सपोज कर लो एक कोका कोला कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, ये ब्रिटेन का प्रोडक्ट है और हमारे पास क्या है, शिकंजवी है, सपोज कर लो लेमन वाटर है, ठीक है। तो ये शिकंजवी यहाँ पे 10 रुपीज़ की है, लेकिन ये 20 रुपीज़ की है क्योंकि यहाँ पे टैक्स लग रहा है। अब जब हमने यहाँ पे टैक्स माफ़ कर दिया तो ये भी 10 रुपीज़ का रह गया, तो हमारे लोगों ने इसके ऊपर डिमांड करनी छोड़ दी, इनके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है एग्जाम्पल, ठीक है, कोई डाउट है? तो इससे क्या एग्जाम्पल रिजल्ट निकला हमें कि हमारे हैंडीक्राफ्ट की डिमांड हमारी कम होगी, हमारे फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी। दूसरा पॉइंट था हमारे पास डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। इस पॉइंट को मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट, ठीक है। अभी मशीन मेड प्रोडक्ट समझिए, जैसे कि मैंने समझा है कि हमारे पास इंडिया में हैंडीक्राफ्ट के लिए हम लोग फेमस थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा था कि हमारे लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते थे, लेकिन जो ब्रिटेन के प्रोडक्ट थे वो कैसे थे, वो मशीनों से बने हुए होते थे। जैसे कि आप देखो मेरे पास ये शर्ट बनी हुई है, ठीक है ना, ये शर्ट मशीन मेड है, तो इसमें कहीं पे भी कोई भी मतलब कि जोड़ वगैरह नहीं है, कहीं से भी थ्रेड टूटा हुआ नहीं है और इस प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा सफाई है। लेकिन जो शर्ट आज से 20 साल पहले आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर घर में बैठकर स्वेटर जो बुनते हैं, उसमें अगर थ्रेड टूट जाता है तो उसमें गांठ आ जाती है, तो उस वजह से उस प्रोडक्ट की वो जो मतलब कि प्रोडक्शन है वो अच्छी नहीं रहती, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जो मशीन मेड प्रोडक्ट आए, उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट को बुरी तरह से तहस महस कर दिया। अब कैसे तहस महस किया वो समझिए। देखिए, जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट होते थे वो हैंडमेड होते थे, ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे, ब्रिटेन से बन के आ रहे थे, वो होते थे मशीन मेड प्रोडक्ट। अब जो हैंडमेड प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, मतलब कि अगर एक शर्ट बनानी है मे बी शायद उसमें 1 दिन लग जाएगा, मे बी उसमें 2 घंटे लगेंगे। लेकिन जो मशीन मेड प्रोडक्ट है वो काफ़ी कम टाइम है, वो 1 घंटे में तो 100 शर्टें बना देती है। दूसरी बात, फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से, हार्ड वर्क ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन मशीन मेड प्रोडक्ट काफ़ी कम कॉस्टली होते हैं क्योंकि एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा मशीन काम कर देती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फिर जो क्वालिटी होती है हैंडमेड प्रोडक्ट की क्वालिटी डिग्रेड होती है कंपैरिजन टू मशीन मेड प्रोडक्ट। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन प्रोडक्ट ये थे तो ये तीनों तरफ ये मार खा रहे हैं, तीनों पॉइंट पे ये प्रोडक्ट सुपीरियर है। तो रिजल्ट क्या निकला, इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई और ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी, ऑब्वियस सी बात होनी थी। फिर इससे नेक्स्ट ब्रिटेन ने क्या किया, जब ब्रिटेन के प्रोडक्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट इंडिया में आने लगी तो हमारी ये जो जनरेशन होती है ये चेंज को काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि जनरेशन गैप होता है ना। तो हमारी जनरेशन ने क्या देखा कि हमारे यहाँ पे धोती चादरें वगैरह पहनते थे लोग, आगे कुर्ते पजामे, ठीक है, लेकिन जो ब्रिटेन के लोग होते थे वो कोट पैंट शर्ट टाई वगैरह पहनते थे, ठीक है। तो हमारे लोगों ने क्या करना शुरू किया, हमारे जो न्यू जनरेशन थी उन्होंने ब्रिटिश लाइफस्टाइल, BLS मिंटू से शॉर्ट फॉर्म में आपने नहीं लिखनी, मैंने लिख दी, इसका मीनिंग है ब्रिटिश लाइफस्टाइल। ये काफ़ी अच्छा था, इसको मैंने 4 स्टार दे दिए। कंपैरिजन टू ILS इंडियन लाइफस्टाइल, स्पेस कम होने की वजह से मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। हमारे लाइफस्टाइल को मैंने 2 स्टार दिए हैं, मतलब कि ये वाला लाइफस्टाइल ज़्यादा बेटर है। तो हमारी जनरेशन ने इसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा जो प्रोडक्ट था डीके हैंडीक्राफ्ट वो ख़त्म होता गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 5th पॉइंट, यहाँ पे इसको मैं फोर्थ कर देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर में आगे भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। अंग्रेज़ों ने वैसे एक काम अच्छा कर दिया था कि इंडिया में उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस करवा दिया,
लेकिन उन्होंने रेलवे को भी इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। उन्होंने बोला था कि इंडिया के पास इतना सारा रॉ मटेरियल है, इसको दूसरे देश में कैसे ले जाया जाए, तो इसीलिए उन्होंने रेलवे लगाई थी। ठीक है, अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया से रॉ मटेरियल इंपोर्ट होने लग गया, मतलब कि रॉ मटेरियल जो है वो दूसरे देशों में जाने लग गया। रॉ मटेरियल था, एग्जांपल जैसे मैंने अभी बोला कि पानी दे दो, नींबू दे दो, शुगर दे दो, साल्ट दे दो। ठीक है, तो जो इंडिया का रॉ मटेरियल था, एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कर लो जहाँ से यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स है, तो ट्रेनें भर के फ्रूट्स की दूसरे देश में जाने लगी। ठीक है, क्लियर है बात। जब वो प्रोडक्ट दूसरे देश में हमारी जाने लगे, यहाँ पे ना मुझे थोड़ा ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको हम लिखेंगे एक्सपोर्ट लिखेंगे, है ना। रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होने लग गया और ये इंपोर्ट होने लग गया। तो जो रॉ मटेरियल था वो बाय ट्रेन, थ्रू ट्रेन वो क्या होने लग गया, एक्सपोर्ट होने लग गया दूसरे देशों में सस्ते रेट पे, बिकॉज ऑफ टैक्स फ्री। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसी से फाइनल प्रोडक्ट बन के वापस इंडिया में ही वो इंपोर्ट होने लग गया। ठीक है, तो इन चीज़ों ने क्या किया, इंडिया की प्रोडक्ट को ख़त्म कर दी, इंडिया की डिमांड को ख़त्म कर दी उन्होंने, और जो हमारे पास फॉरेन की डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगी। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है तो देखो। हाँ जी बच्चे, अब जो हमारे पास डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट के बाद जो इसका दूसरा टॉपिक है इसी के साथ, ठीक है, वहाँ पे तो हमें ये पता चल गया इस टॉपिक में कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो अंग्रेज़ों ने तहस महस कर दिया। अब हैंडीक्राफ्ट के बाद आई इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट में तो रॉ मटेरियल वगैरह या छोटे मोटे काम थे हमारे, है ना। फिर हमारे पास इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को अंग्रेज़ों ने उसका पूरा नाश मार दिया था, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हमारी इंडस्ट्री की तरफ। क्यों नहीं दिया, कैसे नहीं दिया, हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या कमी थी, देखते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, आपने ये पॉइंट लिख लेने और इन्हीं को एक्सप्लेन करना। ठीक है, वेरी फर्स्ट इज ओल्ड एंड बैकवर्ड टेक्निक। हमारी इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज़ थी वैसे तो काफ़ी कम थी, ठीक है, 1-2 सेक्टर की इंडस्ट्रीज ही थी जो थी, उनके पास जो टेक्निक थी वो काफ़ी ओल्ड टेक्निक थी, काफ़ी बैकवर्ड टेक्निक थी। ठीक है, अगर हम उस हिसाब से प्रोडक्शन करने की कोशिश भी कर रहे थे वो बिल्कुल भी लेटेस्ट नहीं थी। ठीक है, दूसरे देशों में वो टेक्नोलॉजी को गुजरे हुए सालों हो चुके थे। ठीक है, और हम अभी भी उसी इंडस्ट्री में बैठे थे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ गया लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो, पब्लिक सेक्टर होता है जिस सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। ब्रिटिश ने ऐसा कोई भी मतलब कि कंट्रोल लिया ही नहीं ऐसा जिस हिसाब से इंडिया की इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ लिमिटेड ग्रोथ की, उन सेक्टर की ग्रोथ की जिसमें उनका खुद का कोई ना कोई बेनिफिट होगा। उन्होंने इंडिया के देश के लिए कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं लिखी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फिर जो हमारे पास इंडस्ट्री थी, देखो इंडस्ट्री को डेवलप करवाया जाता है, ये खुद ब खुद नहीं होती। जैसे कि सपोज कर लो कि अगर किसी हमारे पास कोई जंगल वाली ज़मीन है, अब वहाँ पे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो वहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन गवर्नमेंट को लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बंदा इतनी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। वहाँ पे अगर आपने एक रूम भी बनाना, आपने एक इंडस्ट्री लगानी है, आप लाइट कहाँ से लेके आओगी, तो वो लाइट लेके आने वाला ही करोड़ों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जिससे वो हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ कर सकती। ठीक है, उन्होंने देखा कि हमारा काम चल रहा है, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस करके रखा है कि इंपोर्ट को इंडिया से उठाओ और फाइनल प्रोडक्ट बना के रॉ मटेरियल को इंडिया से उठा लो, फिर फाइनल प्रोडक्ट बना के इंडिया में वापस फेंक दो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारे पास आया लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्री। अब हैवी इंडस्ट्री कौन सी होती हैं? हैवी इंडस्ट्री मतलब कि जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें बनती हों, फॉर एग्जांपल कार बनती हो, ट्रक बनते हो। ठीक है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़। इंडिया में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो ही नहीं पाई। अब 200 साल 150 साल तो अंग्रेजों का रहा है, तो जितने साल उन्होंने इंडिया पे राज किया है, उन्होंने अपने टाइम पे कोई भी ऐसी इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं की जहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें इंडिया में बन सकती हों। ठीक है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास है लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? रोड या रोडवेज वगैरह हमारे जो भी चल रहे थे। ठीक है, देखिए अगर आपके देश में दूसरे देश तब इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आपके देश में सड़कें वगैरह अच्छे से बनी हुई हैं। अंग्रेज़ों ने सिर्फ उस एरिया को डेवलप किया जहाँ से उन्होंने रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना था, या फिर जहाँ पर उन्होंने खुद घूमना था। उन्होंने इंडिया के लिए कोई भी ऐसा मतलब कि कहीं पे भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके इंडिया को नहीं दिया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ।
आप इतने सारे बच्चे बैठे हो, मेरे पास पढ़ने आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? क्योंकि जहाँ पर मेरी लोकेशन है, मेरे घर की लोकेशन है, मेरे सेंटर की लोकेशन है, वहाँ का रास्ता बिल्कुल सही सलामत है, लाइटिंग हुई पड़ी है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यही मेरा घर किसी विलेज में होता, किसी पहाड़ी पे होता या किसी कच्चे रास्ते पे होता तो आप में से किसी बच्चे ने नहीं आना था। बारिश हो रही है, आप तैयार के थोड़ो ना होगे, रजनीकांत तो हो नहीं कि पढ़ना ही पढ़ना, बस वहीं पे जाना है, फिर आपने कहीं और जाना था। तो मतलब कि ग्रोथ तब होती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब जैसे कि मैं कहीं पे भी अपना स्कूल खोले तो इंडस्ट्री लगा लेता हूँ, लेकिन वहाँ तक ऑटो आना चाहिए, वहाँ पे रोड होने चाहिए, तभी तो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। तो अंग्रेज़ों ने ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इंडिया के लिए की ही नहीं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बन के आया? रिजल्ट हम ये निकाल सकते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो काफ़ी पुअर था, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर था वो काफ़ी पुअर था। इसको हम कितने स्टार देंगे?